Hello, Jai Hind students. Very good evening, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? एक बार फटाफट से बता दीजिए तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. जय हिंद बच्चा लोग. हाँ बेटा, डिसऑर्डर्स को नोट करना था. बिल्कुल. ओके. चलिए, सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर्ली? मैं दिखाई दे रही हूं तो प्रथा अनुसार प्रॉमिस कर दीजिए कि चीजों को आप क्लास में ही याद कर कर जाएंगे. आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. आज दिल की बात करेंगे हम. मैं अपने दिल की कहानी सुनाऊंगी, तुम अपने दिल की कहानी सुनाना. ऐसा सिनेरियो नहीं चलने वाला. मैं सबके दिल की कहानी यहाँ पे सुनाने वाली हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मजा आएगा इस क्लास को पढ़ने में. देखो, एक चीज तुम लोगों को बताऊं, एक फंडा बताऊं जो तुम हमेशा फॉलो कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो कर सकते हो. अभी इससे पहले मेरी एक और बैच में क्लास थी, वहां पे भी मैंने बच्चों को ये चीज बताई थी और उनने बोला कि उनको इस चीज में दिक्कत हो सकती थी. देखो, रिवीजन में दिक्कत होती है ना कि कब करें मैम रिवीजन, क्लासेस ही पूरी नहीं हो पा रही, हमारे नोट्स ही नहीं बन पा रहे, क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व हो पा रहे, हमारे बैकलॉग ऊपर से अलग है, हम रिवीजन कहाँ से करें. अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी तुम सारा पढ़ते जाओगे और आखिरी में तुम एक आध महीने में रिवीजन कर लोगे पूरा उठा के ना, तो ये बहुत हाइपोथेटिकल बात हो जाती है बेटा, क्योंकि ये ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता. दिमाग ना एकदम से फिर इतना सारा याद करने की कोशिश करेगा, इतना सारा रिवाइज कैसे होगा यार. फिर वो तो याद करना हो गया ना उस टाइम पे. तो हम क्या करें, रिवीजन कैसे करें हम? एक तरीका बताऊं, एक फंडा बताऊं, फॉलो करोगे तो पता है बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें. देखो, क्या होता है कि तुम्हारी क्लासेस के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 दिन का गैप आता है. ठीक है. अब जब भी तुम्हारी नई क्लास आ रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी क्लास थी, ठीक है, तो मेरी क्लास के 5 से 10 मिनट पहले लास्ट लेक्चर में जो तुमने पढ़ा था ना, उसको बस एक बार आंखों के सामने से ऐसे पलट लो. ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि तुमने फ्रेशली उस चीज को पढ़ा था. ऐसा तुम हर लेक्चर के लिए करो कि क्लास के पहले सिर्फ नोट्स को ऐसे पलट लो और फिर तुम क्लास में याद करने की कोशिश करो. अब इससे क्या होगा कि बहुत इक्वल इंटरवल्स पे तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा. और अगर अभी रिवीजन होता गया ना बेटा, तो बाद में एकदम से सर के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं आएगा. स्मार्ट तैयारी करो ना यार, क्यों गधा मजदूरी करनी है तुमको, है बाद में सारा एक साथ हम तो याद कर लेंगे. अरे मैम, अरे दिमाग है तुम्हारा, है ना, उसको भी एक प्रॉपर तरीका चाहिए. तो ये तरीका फॉलो करोगे ना, तुम्हें अभी इस चीज की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी बेटा, बाद में पता चलेगी. लेकिन फ्री एडवाइस है, रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो भी रखो, सीखो इस चीज को. ठीक है. चलिए, तो अब आगे बढ़े हम लोग. हमारे आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन. चलिए भाई, देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी है. अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो खाना था, जो हम लोगों ने खाया, उसको हमने डाइजेस्ट किया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा. और जो ऑक्सीजन था जो हम लोगों ने इनहेल की थी वो, और यही जो पचा हुआ खाना था, ये दोनों हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक पहुंचे थे. और यहीं पे खाने से क्या बनी थी? एनर्जी बनी थी. अल्टीमेटली हम लोगों को एनर्जी बनानी है, तो यहां से एनर्जी बन रही थी, राइट. अब बात ये आ जाती है कि यहां से ये जो चीज यहां तक गई है और यहां से ये जो चीज यहां तक आई है, ये आई कैसे है? उड़ के तो नहीं आई. कैसे आई है? ट्रांसपोर्ट होकर आई है. तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो हमें चाहिए ना. तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि चीजों का हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तब प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था जाइलम और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल थे पानी और खाने के ट्रांसपोर्ट के लिए. जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है. एसेंट यानी कि चढ़ना. सैप का मतलब होता है जो आपके वाटर और मिनरल्स हैं वो. तो एसेंट ऑफ सैप जाइलम के थ्रू हो रहा था. और ट्रांसलोकेशन जो था, फर से फ्लोएम, फर से फूड, वो आपका ट्रांसलोकेशन हो रहा था. हमारे शरीर के अंदर 2 सिस्टम्स हैं सर्कुलेटरी. एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है. हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से शुरुआत करेंगे. अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ना 3 हिस्से हैं. कौन कौन सी चीजें हैं भैया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होगा, है ना. एक मशीन होगी जो पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट कर रही होगी. ऐसे ही तो पड़ा नहीं है, हमारा ब्लड पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से एक सर्किट की तरह फ्लो कर रहा है. तो कोई तो मशीन होगी ना जो इस सर्किट को फ्लो करवा रही होगी. वो मशीन है हमारा हार्ट. और बह किस में रहा है? खून.
प्रॉपर नलियों में बह रहा है ना, प्रॉपर वेसल्स में बह रहा है ना, तो ब्लड वेसल्स यानी कि 3 चीजें हो गई, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन तीनों चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं तीनों चीजों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, हमारा हार्ट, हमारा दिल। कैसा दिखता है हमारा दिल? ऐसा, वो कोरियंस जो बनाते हैं ऐसे क्यूट सा, या फिर बॉलीवुड मूवीज का ऐसा बड़ा सा हार्ट? कैसा होता है हमारा हार्ट एक्चुअल में, देखोगे? कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका दिल। और अगर मैं अपने दिल की साइज की बात करूं, तो दिल का साइज सिर्फ इतना होता है, इतना, एक मुट्ठी जितना, सिर्फ इतना सा दिल का साइज होता है, एक मुट्ठी जितना। ये है हार्ट, और इसकी अगर मैं पोजीशन बताऊं तो इसकी पोजीशन देखो, मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट वाले लंग की तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है, दोनों लंग्स के बीच में कुछ इस प्रकार से आपका ये जो हार्ट है ये मौजूद होता है। और हम ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके हैं कि जो हमारा हार्ट है वो एक मसल का बना हुआ है। कौन सी मसल का बना हुआ है हमारा हार्ट? फटाफट से बताओ जरा। हाँ बिल्कुल, हमारी एक मुट्ठी जितना होता है। बताइए बताइए, कौन सी मसल का बना हुआ है हमारा ये हार्ट? बोलो बोलो। कार्डियक मसल का, वेरी नाइस, शाबाश। कार्डियक मसल का बना हुआ है हमारा हार्ट, हमें पता है। सबसे आसान क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया था। अब बात आती है कि यार देखो, मेरे पास में तुम लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम पे अराउंड 41,000 कुछ बच्चे कनेक्टेड हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कुछ कुछ के ऐसे भी आते हैं कि मैम एग्जाम आने वाला है और हमारा तो दिल टूट गया, धोखा देकर चला गया, धोखा देकर चली गई वो हमें, दिल टूट गया हमारा, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मैम। तो सबसे पहले क्या चीज यहाँ पे गलत बोली है उस इंसान ने? दिल टूट गया। दिल तो मसल का बना है, तो दिल तो फट सकता है, दिल टूट कैसे सकता है? मसल हड्डी थोड़ी ना है जो टूट जाएगी, कांच का थोड़ी ना बना है तुम्हारा दिल जो किसी से भी तुड़वा कर बैठ जाते हो। अरे भैया, मसल का बना हुआ है, वो फट सकता है, और कोई इतना शार्प नहीं होता कि हमारा मसल फाड़ सके। इसीलिए दिल को तुड़वाना एक बिल्कुल गलत सेंटेंस है, और प्रैक्टिकली भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को सीखो। अब तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, जब भी तुमसे ये जीवन में तुम्हारे दिमाग में कभी भी आए कि हाय तौबा हमारा दिल टूट गया, तो ये सेंटेंस बायोलॉजिकली एकदम गलत हो जाता है। हमारा दिल फट गया ऐसे बोल देना भले, लेकिन दिल टूटना तो पॉसिबल नहीं है। तो दिल तोड़वा के कृपया ना बैठें और ऐसी चीजों को अपने एग्जाम के बीच में ना आने दें। धन्यवाद। अब आगे देखिए, अगर मैं आपके दिल को ऐसे बीच में से काट दूं तो क्या होगा? आपको दिखेगा दिल के अंदर का सिनेरियो। अब दिल के अंदर का सिनेरियो देखते हैं जरा कैसा होता है। तो आपके दिल के अंदर 4 कमरे मौजूद होते हैं बेटा। अब ये जो 4 कमरे हैं, ये 4 लोगों को रखने के लिए नहीं है, एक ही इंसान को चारों कमरों में बसाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको गलत ना समझें। अब देखो, आपका जो दिल है उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया जाए, उसका क्रॉस सेक्शन। कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पे 4 कमरे मौजूद हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कमरे मौजूद हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको थोड़ा हम आसान तरीके का बनाएं। बार बार ऐसी ड्राइंग तो नहीं करने वाली मैं। ये बना दिए मैंने 4 कमरे। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को समझना। ऊपर वाले जो कमरे हैं, उन ऊपर वाले कमरों को बोला जाता है एट्रियम। एट्रियम भी बोल सकते हो, ऑरिकल भी बोल सकते हो। और नीचे वाले जो कमरे हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। याद कैसे रखोगे? अल्फाबेट्स में पहले ए आता है, फिर नीचे बी आता है, तो ऐसे तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल।
अगर तुम्हारे सामने कोई पेशेंट लेटा हुआ होगा तो ये वाला जो साइड होगा पेशेंट का वो राइट साइड होता है और ये वाला लेफ्ट साइड होगा। उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन चारों कमरों के पर्टिकुलर मूवमेंट से ही दिल पूरे के पूरे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है। अब मैं एक ऐसा डायग्राम यहाँ पे बनाने वाली हूँ जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जो भी डायग्राम्स मैं आज यहाँ पे बनाऊंगी वो आपको बनाने हैं, ठीक है। दोबारा से मैं इनको नहीं बनाऊंगी, ये सारे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। मैं थ्योरी की तरफ नहीं जाती हूँ हार्ट में, सब कुछ हम डायग्राम्स की मदद से ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि आपके शरीर में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से क्या लेकर जा रहा है। बड़ा इजी सा डायग्राम है लेकिन ध्यान में रखने वाला यहाँ पे डायग्राम है, 5 स्टार डायग्राम ये होने वाला है, ठीक है। तो जरा इसको देखो, हार्ट के सर्कुलेशन को समझते हैं मेरे बच्चे। ये 4 कमरे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पे मैंने बनाए लंग्स जहां से ऑक्सीजन आएगा ब्लड में होते हुए आपके हार्ट में, और यहां पे मैं बना देती हूं ऑर्गन्स जहां तक ऑक्सीजन को हमें पहुंचाना है, ठीक है। अब देखना बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आता है तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, यहां से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसे सारे ऑर्गन्स में भेजता है कि लो भैया ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन आई है, लो 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 भैया एनर्जी बनाओ, ठीक है। सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल गई। अब एक बात बताओ, हमारे रेस्पिरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना था? ऑक्सीजन तो आ गई, रेस्पिरेशन भी हो गया, एनर्जी भी बन गई, वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना था बताइए, बोलो 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 जरा। और फिर वो वक्त देर नहीं है जब मैं बच्चों को ब्लॉक करवाना शुरू करूंगी, तो इसीलिए फालतू बकवास नहीं। CO2 डेफिनेटली। तो अब क्या होगा, ये जो ऑर्गन्स हैं इनसे अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है CO2 वो भी तो हम लोगों को निकालना जरूरी है ना। तो ये CO2 अब ऑर्गन से ब्लड के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहां से वो जाएगा लंग्स में, और लंग्स के थ्रू वो पूरे शरीर के आपके बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा होता है, ये है तरीका, ठीक है। तो यहां पे अब आप देखो इस चीज को, यहां पे जो ब्लड है वो आपके हार्ट से 2 बार होकर गुजर रहा है, एक बार यहां से होकर गुजर रहा है और एक बार यहां से होकर गुजर रहा है, यानी कि इसीलिए आपके सर्कुलेशन को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट से 2 बार ब्लड होकर गुजर रहा होता है। और जो ऊपर वाला ये वाला पूरा सर्कुलेशन है इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग से रिलेटेड है इसीलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये जो ऑर्गन से रिलेटेड वाला है ये आपका हो जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये जो चार्ट है ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज को समझो, तुम्हारा हार्ट क्या कर रहा था, ऐसे धक 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 करता है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ना। अब तुम ऐसा इमेजिन करो कि एक बलून है, ठीक है। बलून में ऊपर की तरफ भी होल है और नीचे की तरफ भी होल है, और उस बलून में पानी भरा हुआ है। अगर मैं उस बलून को पिचका दूं, ठीक है, तो उसको पिचकाने से ऊपर से भी पानी निकलेगा, नीचे से भी पानी निकलेगा, लेकिन यहां पे देखो अगर हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम तो चाहते हैं कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में ब्लड जाए, ऐसा कैसे हो कि ऊपर वाले डायरेक्शन में जाए ही ना, कैसे करेंगे हम ऐसा? हम चाहते हैं ना कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में ब्लड जाए, ऊपर जाए ही ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से दरवाजे को बंद कर देंगे। यानी कि अब अगर हम बैलून को ऐसे प्रेस करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो पानी सिर्फ नीचे से जाएगा क्योंकि ऊपर वाला दरवाजा तो बंद हो गया है। तो ये जो दरवाजों की मैं बात कर रही हूं, इन्हीं दरवाजों को बोला जाता है वॉल्व, वॉल्व बोला जाता है। तो जरा इनको ड्रॉ किया जाए। यहां पे एक वॉल्व मौजूद होता है बेटा, एक यहां पे मौजूद होता है, एक यहां पे होता है, और एक यहां पे होता है। ये दरवाजे इसीलिए होते हैं जिससे जो खून है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, उल्टे डायरेक्शन में ना जाए। इन वॉल्व्स का नाम बताती हूं। ये वाला जो वॉल्व है इसको बोला जाता है बाइकास्पिड। इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा।
बाय कस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व। और ये वाला जो है इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इनका नाम क्यों पड़ा है, इस चीज को देखो। बाइकस्पिड इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे दो दरवाजे हैं, ऐसे खुल रहा है गेट, ठीक है, ऐसे खुल रहा है, ऐसे बंद हो रहा है। और ट्राइकस्पिड इसका है इसलिए नाम क्योंकि इसके पास में तीन दरवाजे हैं, एक दो तीन, ये इस प्रकार से खुलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, बाइकस्पिड, और ये आपका हो जाएगा ट्राइकस्पिड। अब ये जो दोनों आपको नीचे की तरफ वॉल्व्स दिख रहे हैं, ये दोनों बड़े ही इंटरेस्टिंग वॉल्व्स हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, ठीक है। अब इस चीज को समझो, जो तुम्हारे दिल के धड़कने की आवाज आती ना, धक 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 धक, बायोलॉजी में उसे लब डब बोलते हैं, तो वो इन वॉल्व्स के बंद होने के खुलने की वजह से ही आती है। जब ये बंद होते हैं और खुलते हैं तो जो आवाज आती है ना, वही तुम्हें सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप जो होता है, जो डॉक्टर्स अपने गले में लटकाए हुए होते हैं, वो इन्हीं दरवाजों के बंद होने खुलने की आवाज होती है, ठीक है। तो ये वॉल्व्स हम लोगों को क्लियर हो गए हैं, डबल सर्कुलेशन हम लोगों को क्लियर हो गया है बच्चे। इज दिस थिंग क्लियर, हाँ या ना, एक बार प्लीज बता दीजिए। यहां तक सर्कुलेशन होगा क्या हमारे पास में, कार्डियक चैम्बर्स, कार्डियक वॉल्व्स, ये दरवाजे, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो बेटा, तुम्हारा ये जो प्यारा सा हार्ट है, सुना होगा बॉलीवुड मूवीज में एक बहुत फेमस सा डायलॉग है कि दिल जो है और दिमाग जो है, इन दोनों का झगड़ा चलता रहता है। ये दोनों कभी एक साथ सोचते ही नहीं, एक साथ सोचने का काम तो चलो दिमाग का, ये दोनों कभी एक साथ चल ही नहीं सकते। दोनों का कभी दिल की सुने इंसान, कभी दिमाग की सुने, यानी कि एक दूसरे की तो नहीं सुनते ये। अब ये जो तुम्हारे दिल की धड़कन है ना, अब ये तुम्हारे दिल की धड़कन भी तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर रहा। दिल की धड़कन तुम्हारे हार्ट खुद से ही ओरिजिनेट हो रही है, ये तुम्हारे दिमाग के थ्रू नहीं आ रही है। यानी कि अगर कभी एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, तो वो दिमाग की वजह से नहीं हुआ है, दिल की धड़कन यही दिल ही अपना ओरिजिनेट कर रहा होता है। इसका प्रूफ देती हूँ, तुमने वो सुना है हार्ट ट्रांसप्लांट जब होता है या फिर ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तब दिल थोड़ी देर के लिए शरीर के बाहर रहता है, लेकिन तब भी वो धड़क रहा होता है। अगर वो दिमाग के कंट्रोल में होता तो वो धड़कना बंद कर देता। लेकिन हमारे मरने के बाद भी कुछ देर तक दिल धड़कता रहता है, और उसी टाइम पे आपका दिल ले जाकर किसी, अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान की डेथ हो गई है, तो उसका दिल ले जाकर किसी और में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कुछ देर तक जिंदा रहता है। कुछ देर तक क्यों जिंदा रहता है, पूरे टाइम चलते रहते, मतलब बेसिकली चलते रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग से के कंट्रोल में तो अब वो नहीं है, तो पूरे टाइम चलते रहना चाहिए उसे। पूरा टाइम इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि आपका दिल भी एक मसल का बना हुआ है, और उस मसल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है भैया, तुम्हारे अगर बॉडी से उसका कट ऑफ हो गया है तो। इसीलिए जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, उसकी मसल डेड होती जाएगी और हार्ट जो है वो मर जाएगा। ये सिनेरियो होता है। अब इसी से मुझे एक बहुत ही फनी सा एक वो याद आता है यार, इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या यार, मीम, यार मीम ही स्क्रॉल करते हैं दिन भर इतने सारे। तो उसमें एक साउथ इंडियन मूवी का एक पूरा सीन था बढ़िया तरीके से। क्या था कि एक ऑपरेशन थिएटर में ऐसे बड़ा सा जगह स्पेस में इंसान को पूरा पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, खाली जगह है। अब क्या हुआ कि एक इंसान का पता नहीं दिल निकला कहाँ से, उड़कर आया, मुझे नहीं पता, वो दिल उड़कर आया, ठीक है, उड़कर आया। हॉस्पिटल की जो खिड़की थी ना, उसकी कांच को तोड़कर दिल आया आया आया, और वो ऑपरेशन थिएटर में इंसान को जहां पे खोल खाल रहा था उन्होंने, उसके अंदर जाकर ऐसे वो दिल ट्रांसप्लांट हो गया अपने आप। और ये बताने के लिए कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल था, उसमें लाइटें जलने लग गई, लाल रंग की, ग्रीन रंग की और ब्लू रंग की, उसमें बत्तियां जलने लग गई। और फिर डॉक्टर्स ने बोला ये हमारा सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। साउथ इंडियन मूवीज सिर्फ फिजिक्स को नहीं मारती, वो बायोलॉजी का भी कत्लेआम करती हैं। ये इस चीज का प्रूफ है, ये इस चीज का जीवित प्रूफ है। तो यही मुझे बताना था तुम लोगों को। यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट का तुम मतलब समझ रहे हो कि हमने यहाँ पे क्यों सीखा है। ये देखा है ना, हाँ देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत ही फेमस सा मीम था यार ये तो। हाँ भैया, तो ऐसा सिनेरियो था। यानी कि हमारा दिल जो है हमारे दिमाग के कंट्रोल में नहीं है। अब हमें समझ में आ गया, थोड़ी देर के लिए वो उड़ सकता है, थोड़ी देर के लिए वो हॉस्पिटल की दीवारों को फांद के बाहर जा सकता है। ठीक है,
चलो भैया, अब ये देखो, तुम्हारा जो दिल है उसकी जो धड़कन की शुरुआत है वो दिल से ही होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा ना जहां से धड़कन की शुरुआत हो रही है। अब आपके हार्ट को बोला जाता है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक इसलिए क्योंकि आपके हार्ट के अंदर ही वो मसल है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, स्पेशल नोडल मस्कुलेचर होता है, एक स्पेशल मसल होता है जहां से दिल की धड़कन की शुरुआत होती है, स्पेशल नोडल मस्कुलेचर, ठीक है, जहां से दिल की धड़कन की शुरुआत होती है, इसीलिए इसको मायोजेनिक बोला जाता है। अब बात यह आ जाती है कि क्या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें दिल जो है वो दिमाग के कंट्रोल में है? हाँ, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे तुम कॉकरोच की बात कर लो, इंसेक्ट्स की बात कर लो, तो उनके अंदर जो उनका दिल है वो दिमाग के कंट्रोल में है, इसीलिए उनको न्यूरोजेनिक बोला जाता है। हम मायोजेनिक है क्योंकि एक मसल से ही हमारे हार्ट की जो धड़कन है उसकी शुरुआत हो रही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसा क्या सर्कुलेशन चलता है। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग ये इस कलर से, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपर राइट कॉर्नर, क्या बोला मैंने? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यानी कि एग्जैक्टली यहां से आपके दिल के धड़कने की शुरुआत होती है और इसको बोला जाता है बेटा एस ए नोड। एस ए का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, इसको बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। लोगों में आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। जब ये पेसमेकर खराब हो जाता है, दिल के धड़कने की जो क्षमता है वो सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो एसए नोड या फिर इसको पेसमेकर बोला जाता है। इसके बाद में जो धड़कन है वो आपकी यहां ट्रैवल करती है, जो इम्पल्स है वो यहां तक आता है। अब यहां पे एक दूसरी चीज होती है जिसको बोला जाता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एवी नोड। एवी का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। अब क्या हुआ, जब यहां से आपके दिल की धड़कन यहां तक आई है, यहां तक इसलिए आई है क्योंकि अगर रास्ते में अगर ये थोड़ी सी भी वीक पड़ जाती तो एवी नोड जो है ये इसको दोबारा से स्ट्रेंथ दे देगा। उसके बाद में यहां से एक ऐसा बंडल निकलता है, ठीक है, और उसके बाद में ये आपके वेंट्रिकल की दीवारों में इस प्रकार से फाइबर्स फैल जाते हैं जो आपके पूरे वेंट्रिकल्स को फिर धड़काना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो बंडल यहां से निकला था, इस बंडल को बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। अब ये मत बोलना मैम बंडल ऑफ हर क्यों नहीं है, बंडल ऑफ हिस इंसान का नाम था, ठीक है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे फाइबर्स आए हैं इनको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। यानी कि एक सीक्वेंस हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। सीक्वेंस मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, ऐसे नोड, उसके बाद में सिग्नल गया एवी नोड में, उसके बाद गया बंडल ऑफ हिस में, और उसके बाद में चला जाता है पुरकिंजे फाइबर में। तो ये आपका सीक्वेंसिंग हो गया। क्या ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई है? ये धड़कता क्यों है? मसल है बेटा। समीक्षा हम लोगों ने पढ़ा था, मसल टिश्यू की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब अगर ये मसल का बना है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और इसका काम ये है कि आपके पूरे के पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट कर सके, जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से में जा सके, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? बढ़िया, सॉर्टेड। हाँ, पेस सेटर लिखना भूल गई, जिसने भी मुझे याद दिलाया है बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एवी नोड को पेस सेटर के नाम से भी जाना जाता है। वो पेस मेकर है, ये पेस सेटर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके जी, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पल्स या फिर हम हार्ट बीट की बात करें। पल्स बेसिकली क्या होती है? पल्स वो होती है जो यहाँ पे हमें महसूस होती है। जब हमारी ब्लड वेसल से ब्लड निकलता है ना, तब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, यानी कि एक प्रेशर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे पल्स फील होती है।
यहाँ की वेसल्स में। ठीक है, अब हार्ट बीट की जब हम बात करते हैं, ऑन एन एवरेज 1 मिनट में तुम्हारा दिल कितनी बार धड़कता है? ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स धड़कता है। यानी कि एक हार्ट बीट को कितना वक्त लगता है? अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स का वक्त लगता है। स्टेथोस्कोप की मदद से आप अपने दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉर्टेड। अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना था? ओके, अब हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स की। तुम्हारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली इन नलियों में बह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि खुले में पूरा पड़ा हुआ है तुम्हारा ब्लड, ऐसा नहीं होता ना, प्रॉपर वेसल्स में बह रहा है। बेटा ऐसा सबके साथ नहीं होता, तुम एडवांस्ड हो इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड प्रॉपर नलियों में बह रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर ब्लड ऐसे नलियों में नहीं बहता, पूरे में ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही फैला हुआ है। उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो पूरे में ऐसे ही फैला हुआ है। लेकिन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है, क्योंकि प्रॉपर वेसल्स हैं, इसीलिए इन ब्लड वेसल्स की वजह से ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपके पास में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जो भी आज तक आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पता है ये सब आप भूल जाइए। जो मैं बताऊंगी अब आपको वो सुनना है। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या अंतर है? तुम्हें अभी तक क्या पता है? आर्टरीज और वेन्स, क्या अंतर है दोनों के बीच में? हार्ट अटैक कैसे आता है हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर में, डोंट वरी। वेसल का मतलब एक नली, एक पाइप समझ लो बच्चे, पाइप जिनके थ्रू ब्लड होकर गुजर रहा है उसको हम लोगों ने बोला है। क्या डिफरेंस होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में? रेड एंड ब्लू, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो बच्चे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला कंसेप्ट अपने दिमाग में लिए हुए हैं, इस चीज को भूल जाओ। एक फंडा याद रखो, उस वाले कंसेप्ट को भूलने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका एक एक्सेप्शन होता है, हम एक्सेप्शन की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम ऐसा कंसेप्ट याद करेंगे जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं होगा, जो यूनिवर्सल होगा। अब इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेकर जाएंगी, और वेन्स जो होती हैं ये हमेशा ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं। ये चीज हम एक बार अच्छे से रट लो ये चीज। ठीक है, हार्ट से ऑर्गन, आर्टरीज ऑर्गन से हार्ट लेकर जाएंगी, वेन्स अब यानी कि वही डायग्राम जो हमने पहले बनाया था वो दोबारा बना रही हूं और तुम मुझे अब चीजों के जवाब दोगे। ये 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे बनाते हैं लंग्स, ऑर्गन्स। ब्लड आया था यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, उसके बाद में ऑर्गन से गया यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। ये था हमारा डायग्राम। ठीक है, अब देखो, मतलब बताओ, ये पहला नंबर मैंने जिसको दिया है ये आर्टरी है या वेन है? बताइए। ये वाला आर्टरी है या वेन है पहले नंबर वाला? मैंने क्या बोला तुम लोगों से? हार्ट से ऑर्गन की तरफ, हार्ट से ऑर्गन की तरफ, यानी कि ये आपकी एक आर्टरी हो जाएगी, और ये वाली पर्टिकुलर आर्टरी आपके शरीर की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है और इसका नाम है एओर्टा।
ठीक है। द लार्जेस्ट आर्टरी जो आपके दिल से सीधे निकल रही है उसका नाम होता है एओर्टा। दूसरे नंबर पे ये जो दिख रहा है ये ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है वेन। और ये है आपकी लार्जेस्ट वेन जो सीधे ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो एंटर कर रही है, और इसका नाम है वेना कावा। ठीक है। अब दो चीजें आ जाती हैं। ऑर्गन्स जो हैं वो आपके हार्ट के ऊपर की तरफ भी हैं, हार्ट के नीचे की तरफ भी हैं। तो नीचे के ऑर्गन से जो वेन ब्लड लेकर आएगी उसको बोला जाएगा इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि वो नीचे से लेकर आ रही है। ऊपर वाले ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है उसको बोला जाएगा सुपीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा यानी कि आईवीसी और सुपीरियर वेना कावा यानी कि एसवीसी, दो प्रकार के वेना कावा हो गए। ठीक है। इसके बाद में आप मुझे बताइए ये जो तीसरे नंबर वाली है ये आर्टरी है या वेन है? जवाब दीजिए। तीसरे नंबर पे आर्टरी है या वेन है? बताओ। ओके, ध्यान से सोचो। डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? तुम लोगों को बोला था हार्ट से ऑर्गन, ये रहा हार्ट और लंग एक ऑर्गन ही है, यानी कि ये आपकी हो जाएगी एक आर्टरी, और ये लंग से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, इसीलिए वो फंडा कैंसिल हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड वाला। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पे जो है ये आपकी ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आ रही है, इसीलिए ये आपकी वेन हो जाएगी और इसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये चारों जो हैं ये आपको क्लियर हो गए हैं। इज दिस थिंग क्लियर? आर्टरीज और वेन्स का कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है, अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड। बढ़िया। अब इस चीज को देखो यार, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी कोई भी वेसल है, ठीक है, कोई भी आर्टरी है या फिर वेन है। अब जब इसमें ब्लड फ्लो होगा तब ब्लड जो है वो इसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएगा, फ्लो होते होते इसकी दीवारों पे प्रेशर लगाएगा भैया। और ये जो प्रेशर वो उसकी दीवारों पे लगा रहा है, ब्लड के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर को ही बोला जाता है ब्लड प्रेशर। आप जो अपना बीपी नापते हो ना, जो किसी भी इंसान का बीपी हाई हो जाता है, आप उसका गुस्सा दिलाते हो उसको, तो ये बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है? ये ब्लड प्रेशर वही प्रेशर है जो ब्लड आपकी वेसल्स के ऊपर लगा रहा है। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर से यहां पे बात आती है, तो जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हार्ट से ब्लड को भेज रहा है तब वो सबसे ज्यादा प्रेशर से भेज रहा है। यहां से प्रेशर कितना ज्यादा लगेगा उस पर्टिकुलर आर्टरी बोल ही दिया मैंने, उस पर्टिकुलर वेसल पे जो सीधे हार्ट से निकल रही है उसको इतना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि सीधे हार्ट से ढेर सारे प्रेशर के साथ में ब्लड आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला हार्ट से ऑर्गन की तरफ आर्टरीज ले जाती हैं ब्लड। तो ये जो आर्टरी होती है, इसीलिए इसकी दीवार जो होती है वो बेटा बहुत मोटी होती है, जिससे कि ये हार्ट से सीधे निकलने वाले ब्लड का प्रेशर झेल पाए। लेकिन जो वेन होती है उसकी दीवार बहुत पतली होती है, यानी कि एक तो ये फर्क भी आ गया। एक और फर्क देखो, आपके शरीर के नीचे वाले ऑर्गन से जो ब्लड ऊपर आ रहा है, अब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी क्या बोलती है कि ब्लड तो नीचे की तरफ जाना चाहिए सर, तो ऊपर की तरफ जो चढ़कर आ रहा है अगर वो ग्रेविटेशन के चलते नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वो तो जाएगा, उसको रोकोगे कैसे? दोबारा से वही बात है, अगर बैक फ्लो बचाना है ब्लड का तो दरवाजे बंद कर दो। तो जैसे जैसे ब्लड ऊपर आता है ना, हम दरवाजे बंद करते जाते हैं जिससे कि ब्लड दोबारा नीचे ना जाए। ऊपर आया दरवाजा बंद, ऊपर आया दरवाजा बंद। इसीलिए वी से वेन्स, वी से वॉल्व्स, वेन्स के अंदर वॉल्व्स दरवाजे मौजूद होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ठीक है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हो जाते हैं आर्टरीज और वेन्स के अंदर। ठीक है भैया, ये हमारा सॉर्टेड हो गया। अब हमें ये समझना है कि कैपिलरीज क्या होती हैं, तो ये समझो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कोई भी आर्टरी तुम्हारे ऑर्गन के अंदर गई,
एक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई तुम्हारे लिवर के लिए, ठीक है। अब लिवर की दीवार पे ऐसे ठक ठक आया कि भैया ऑक्सीजन लेकर आए हैं। अब क्या होगा, इतनी मोटी सी आर्टरी पूरे के पूरे लिवर में ऐसे पेनिट्रेट तो करेगी नहीं, तो वो क्या करेगी, वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, वो छोटी छोटी आर्टेरियोल्स बना लेगी। आर्टरी के बच्चे को क्या बोला, आर्टेरियोल्स बोला, ठीक है। इसने छोटे छोटे बच्चे बना लिए आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स के बाद में और छोटी जो वेसल्स बनेंगी, जो और लिवर के हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए वेसल्स बनेंगी, उनको फिर बोला जाता है कैपिलरीज। यानी कि कैपिलरीज सबसे छोटी वो वेसल्स होती हैं जो अल्टीमेटली आपके ऑर्गन के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगी, और इनकी दीवार इसीलिए बहुत पतली होती है जिससे इनके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना हो सके। याद करो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद थी कैपिलरीज में, जिससे गैसेस का डिफ्यूजन हो जाए। ये हो गया। इसके बाद में यहां से ये वेसल्स जुड़ी वापस कि भैया हो गया काम, अब मिल जाते हैं। तो वेन का बच्चा, वेन के बच्चे को क्या बोलेंगे, वेन्यूल बोलेंगे। वेन्यूल, और वेन्यूल जो है वो यहां से इकट्ठी होकर बना लेगी वेन्स। यानी कि आर्टरी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई आर्टेरियल्स, और छोटे में कैपिलरीज। काम कर लिया पूरा, फिर मिली तो वेन्यूल्स, और फिर ओवरऑल आपका वेन आ जाएगा। ये होती है एक्चुअल में कैपिलरी। तो कैपिलरी में हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं स्मॉलेस्ट वेसल, जहां पे एक्सचेंज होता है एक्चुअल में गैसेस का। क्या ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है? ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टेरियल्स, वेन्यूल्स, कौन कहां से ब्लड ले जा रहा है, कहां से कहां ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, सब क्लियर है अब हमें, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? हाँ दिव्यांका, इतना डीप में नहीं जाना मैं। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ब्लड प्रेशर की जरा बात कर ले। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है भैया इंसान का, कितना होता है? 120/80 mmHg। mmHg क्यों होता है? बैरोमीटर पढ़ोगे तुम फिजिक्स के अंदर, तब पता चल जाएगा कि मरकरी ही क्यों लिया जाता है, वाटर क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि 10 मीटर तक लंबा हमें टाइप पाइप नहीं चाहिए, इसीलिए मरकरी का इस्तेमाल करके प्रेशर को मापा जाता है। पढ़ोगे बैरोमीटर, ठीक है, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तुमको। अब यहां पे देखो 120/80 ही क्यों, एक ही क्यों नहीं है? 120 हो जाता सिर्फ, या सिर्फ 80 हो जाता। अब तुमसे वेट पूछे तुम्हारा तो तुम ऐसा थोड़ी ना बोलोगे 55/60, एक ही होता है ना। तो यहाँ पे प्रेशर में दो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका कारण है। देखो, तुम्हारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड निकल रहा है उसका प्रेशर मापना है हमें। अब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो ज्यादा प्रेशर से भेजेगा, जब वो रिलैक्स करेगा तब कम प्रेशर से भेजेगा। यानी कि दो अलग अलग प्रेशर्स आ रहे हैं हार्ट के द्वारा निकले हुए ब्लड के, यही दोनों प्रेशर होते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ज्यादा प्रेशर आता है, कॉन्ट्रैक्शन, और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तब थोड़ा कम प्रेशर आएगा, रिलैक्सेशन। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है सिस्टोल, और हार्ट के रिलैक्सेशन को बोला जाता है डायस्टोल। तो ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। अब हमें पता है कि 120/80 हम क्यों लिखते हैं। अब कुछ कुछ लोगों में क्या होता है कि ये 120/80 की जगह पहुंच जाता है 200/160, उसको बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर, और वो आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत घातक हो सकता है। मेरे पापा हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको दवाई लेनी पड़ती है हाई बीपी की ऑन अ डेली बेसिस। और कुछ कुछ लोगों का लो ब्लड प्रेशर भी होता है। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग बहुत फेंट हो जाते हैं, हर चीज में गिर गए, फेंट हो गए। तो लो ब्लड प्रेशर यानी कि वो कितना हो जाएगा, अराउंड आपका हो जाता है 100/60 या फिर 100/70 करके कुछ, वो आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हार्ट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अब तुमने अगर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स देखी होगी तो उसमें उसका जो दोस्त होता है ना,
माधवन का, उससे पूछा जाता है, वो एक कॉन्फ्रेंस में आ जाता है उसकी जगह जवाब देने, तो उससे पूछा जाता है कैन यू टेल अस व्हाट यू मीन बाय ब्रेडिकार्डिया, तो वो बोलता है यस यूर अ गुड क्वेश्चन। मीम बनता है यार इसका इतना, कैसे नहीं देखी तुम लोगों ने, आई होप तुम लोगों ने देखी हो। तो वो क्या सिनेरियो था, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है, ब्रेडी कार्डिया का मतलब जो दिल की धड़कन है ना, वो धीरे धीरे धड़क रहा है दिल, ठीक है, हार्ट बीट बहुत कम है। और अगर टैकीकार्डिया स्लो हार्ट बीट है, ठीक है, टैकीकार्डिया का मतलब होता है धक 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 धक, एग्जाम की डेट आ गई, धक 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 धक, फास्ट हार्ट बीट, ठीक है। ये हो गया, नहीं देखी, अरे यार अच्छी मूवी है, देखना कभी बाद में जाके, ठीक है। ये हो गया, सॉर्टेड है, क्लियर है, क्योंकि हार्ट और ब्लड वेसल्स जो है वो हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पे समझनी है। ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, 30 सेकेंड्स का टाइमर है, जवाब दीजिए। क्या जाएगा सही जवाब यहाँ पे? ओके जी, ओके। स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टरीज, 73.71। अवे फ्रॉम द हार्ट यानी कि बात करी जा रही है कि हार्ट से ऑर्गन तक कौन लेकर जाएगा। अगला आपका आ जाता है, विच ब्लड वेसल्स हैव वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बहुत आसान लगेंगे अब क्वेश्चंस, देखना तुम्हें पूरा याद हो जाता है, तुम्हें क्लास में जबरदस्ती रोते रहते हो, ध्यान दोगे तो सब याद हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब क्या जाएगा? वॉल्व्स किसके पास होते हैं? वेन्स के पास में होते हैं, 76.67। उतना ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्यों भाई? यहाँ तो 90% तक पहुंचना चाहिए। ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी फर्स्ट एंटर्स विच चैम्बर ऑफ द हार्ट, जो डायग्राम बनाया था वहां से इस सवाल का जवाब आएगा कि ब्लड जो हार्ट में दोबारा आ रहा है ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, वो हार्ट के कौन से चैम्बर में एंट्री करेगा? शाबाश, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइट एट्रियम, 66.5%। मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं तुम्हें दोबारा से वही डायग्राम बना के, जब तक तुम हड़ नहीं जाओगे तब तक ना यही डायग्राम मैं दोबारा दोबारा बनाऊंगी। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे पूछा गया है ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि यहाँ से ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया, है ना? यही सवाल था, जवाब गया राइट एट्रियम, ठीक है। क्या ये क्लियर है सब लोगों को? ये बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? मैं चाहती हूं कि सब लोग इसमें मेरे साथ में रहें। गलती नहीं होनी चाहिए, उसी से बचने के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट वरी। पोल रिफ्रेश करना है, ठीक है, पोल रिफ्रेश कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन ये क्लियर हुआ है कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान दो ना पहले। क्लियर है, ठीक है। पोल रिफ्रेश करना है, कहाँ से होगा भैया?
चलो कर दिया तुम्हारे सामने मैंने पोल रिफ्रेश। अब देखो अगला, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन विच वेसल, कौन सी वेसल में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है? सेम रेट से, हाँ बेटा रौनक, हमारा दिल जो है वो एक जैसे ही धड़कता रहता है, दिक्कत होती है तभी वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर डगमगाता है। यार ऐसे गुरु देवी मत बोलो यार काव्या, बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, ऐसा लग रहा है 60 साल की हो गई मैं। शॉपिंग द पोल, सही जवाब क्या जाएगा? सबसे ज्यादा आर्टरीज में होता है ना प्रेशर, इसीलिए तो उसकी दीवार इतनी मोटी होती है। 80.96, बढ़िया। अब आया ना परसेंटेज धीरे धीरे लाइन पे। अगला, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इज। What is the absolute temperature of your body? Approximately 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस बोल दिया मैंने। बताओ भाई। हॉर्मोन्स बेटा, किसी को देखकर एकदम से जो दिल धड़कने लगता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोनल लोचा। एक बार एक बुक है जिससे मुझे दानिश सर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उस बुक का नाम था इट्स नॉट यू इट्स हॉर्मोन्स, सम इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी समथिंग। तो उन्होंने मुझे ये बुक सजेस्ट की थी, और इट वाज बायोलॉजी रिलेटेड बुक, और बहुत ही बढ़िया है। वो ये बताती है कि आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो यूजुअली आपके हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। आपके हार्मोनल लोचा चल रहा है पूरा शरीर के अंदर, और ये भी बढ़िया गजब की चीज़ है। ये हम पढ़ेंगे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जब आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इस क्वेश्चन का जवाब क्या जाएगा भैया? बहुत आसान क्वेश्चन, सी से कैपिलरीज 83.88, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, कैपिलरीज। अगला क्वेश्चन, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी? अगेन उसी डायग्राम से क्वेश्चन है। Butterflies in the stomach, yes, all hormones, everything hormones. Yes, definitely you can, Vinayak. मैम ये पल्स कैसे काउंट करते हैं? 3 उंगली यहाँ पे रखना, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद में बहुत हल्के से रखना। तुम्हें एक सेंसेशन फील होगा। ये वेसल जो है, ये प्रेशर की वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। तो इस वेसल का प्रेशर तुम्हें फील होगा। 1 मिनट तक काउंट करना, कितना आ रहा है, दैट विल बी योर पल्स। ठीक है, ओके। सही जवाब यहाँ क्या जाएगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, शाबाश। 54.09 है तो अब मारूंगी। दिल टूटता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि गलत आंसर देते जाओ, क्योंकि मैम का दिल तो टूटेगा ही नहीं, फट तो सकता है। ये देखो, ये रहे 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये रहे ऑर्गन्स। क्वेश्चन है कौन सा चैम्बर ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचा रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टरीज एज कंपेयर टू द वेन्स? इसको क्या हो गया? बेटा मैं नाक से नहीं बोलती, वोकल कॉर्ड से बोलती हूँ। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे मौजूद हैं? वोकल बॉक्स है, लैरिंग्स है ना, वहां से आवाज निकलती है सबकी। हो चुका है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे? ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे?
ओके जी ओके, सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी। शो द रिजल्ट्स 78.55। मेरी माता श्री क्यों याद कर रही हैं, बाद में बात करेंगे माता श्री से। ओके, arteries carry oxygen rich blood away from the heart and have thick muscular walls. Option number B will be your correct answer. ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड? तुम्हारे शरीर में ऑन एन एवरेज कितना ब्लड है? स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अराउंड 5 लीटर ब्लड होता है। जिसको नहीं पता था अब आप लोगों को पता चल गया होगा, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, देयर मस्ट बी समथिंग अर्जेंट, इसीलिए उनका फोन आ रहा है। माफ कीजिएगा बेटा। ओके, तो यहाँ तक हमारी सारी चीजें कवर हो गई हैं, तो अब हम लोग को बात करनी है ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, चलें? ओके, ध्यान देंगे सब लोग। आपके ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स है, क्या किसी को उसका नाम पता है? मैंने तुम्हें बोला था ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास में फाइबर्स मौजूद नहीं होते, जिसके पास में मैट्रिक्स होगी और जिसके पास में सेल्स मौजूद होते हैं। ब्लड की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, बताइए। Yeah, kind of fine, everything is fine, can be managed after 10-15 minutes. Very nice. मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा प्लाज्मा, और मैट्रिक्स जो है वो कितना प्रतिशत बना रही होती है? अराउंड 55% to 60% बना रही होती है। और सेल्स की बात करें तो ये आपके ब्लड का 45% बना रहे होते हैं। अब प्लाज्मा में ना बहुत सारी चीजें एडिशनली खुली हुई होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया है 2025 के पहले पेपर में। ठीक है, एक होता है फिब्रिनोजन, एक होता है एल्ब्यूमिन, और एक होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, ये
तीन प्रोटीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। फिब्रिनोजन का काम होता है आपके खून को जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी खून आपको निकलना शुरू होता है, वो थोड़ी देर बाद पपड़ी जम जाती है ना, वो होती है क्लॉटिंग। अभी हम सेल में भी पढ़ेंगे, एक का काम होता है। एल्ब्यूमिन का काम होता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाकर रखने का। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है हर एक चीज की कंसंट्रेशन जितनी है ना उतनी ही रहे, ठीक है, उससे ज्यादा या कम ना हो, इस चीज को रेगुलेट करने का काम होता है एल्ब्यूमिन का। और ग्लोबुलिन का वही काम है जो आपका होने वाला है, जो कि है डिफेंस का काम। तो फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन क्या रिस्पेक्टिव काम है ये पता होने चाहिए। अब सेल्स की हम बात करें तो हमारे पास में, हमारे शरीर में, ब्लड में तीन प्रकार के सेल्स होते हैं बेटा। तीनों प्रकार के सेल्स बनते हैं आपके बोन मैरो में, बाद में पढ़ेंगे उस चीज को। तीनों प्रकार के सेल्स को देखते हैं। एक तो हो जाते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो तुम लोगों का कुछ ना कुछ निकनेम होगा घर में, मुन्नू, चुन्नू, गोलू, छोटू, है ना। उसी प्रकार से इनके भी निकनेम होते हैं, लेकिन इनके निकनेम ना इतनी इजी से नहीं होते। लड्डू होता है ना, सबका कुछ ना कुछ निकनेम, इनके भी निकनेम है। आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, ये इसका निकनेम है। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, चलो। गुल्लू हाँ, गोलू, गुड्डू, सबके सबके नाम होते हैं ना। बहुत बढ़िया। निकनेम्स पता करने में ना बहुत मजा आता है सब लोगों के। मेरे मम्मी पापा का कॉम्बिनेशन का निकनेम बनाया था। पापा का जो स्कूटर था ना, पहले एक ग्रे कलर का स्कूटर था पापा के पास में। तो जब मैं हुई थी तब उसके बाद में, मम्मी का नाम नीलम है, पापा का नाम विजय है, तो उन्होंने मेरा नाम रखा विनी। तो विनी नाम ना स्कूटर के आगे ऐसे इटैलिक्स में, ऐसे रेड कलर का बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ था। उनको लिखवाना था, उनका पहला स्कूटर था, तो उन्होंने उसके ऊपर मेरा नाम लिखवाया था। मेरे को अभी तक याद है। वो स्कूटर तो चला गया पर वो नाम रह गया अभी तक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। आरबीसीज की अगर हम बात करें तो इसके बारे में खास बात हम लोगों ने सीखी थी कि इसके पास में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता मेच्योर स्टेट में। बिल्कुल सही बात है, नो न्यूक्लियस, मेच्योर आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैमेलियन आरबीसी की। उसी प्रकार से जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, इनका भी मेच्योर फॉर्म में, इनके पास में भी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। मैमेलियन प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियस। इसके बाद में आरबीसी के हम लोग शेप की बात करें तो उसका शेप कुछ उस प्रकार का होता है, कुछ ऐसा शेप होता है, और इसको बोला जाता है, ये है आपका बाय कॉन्वेक्स शेप की बाय कॉनकेव शेप। कैसा, बाय कॉन्वेक्स या बाय कॉनकेव, क्या बोलोगे ऐसे शेप को? कॉनकेव बोलोगे, करेक्ट भी नहीं करते हो, बताओ। कॉनकेव, केव जैसा है अंदर की तरफ ऐसा, तो इसीलिए इसको बाय कॉनकेव बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये बाय कॉनकेव शेप के जो आरबीसीज होते हैं, ये इसलिए होते हैं जिससे कि बेसिकली ये किसी भी वेसल से आराम से होकर गुजर सके। ये बहुत फ्लेक्सिबल से होते हैं, तो ये कहीं से भी आराम से होकर गुजर सके। अब इनका बेसिकली नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपका ब्लड रेड इसीलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स ही मिलते हैं। बाकी सेल्स का नंबर इतना ज्यादा नहीं है जितना आरबीसीज का होता है। तो इनका नंबर कितना होता है भैया? इनका नंबर होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ और यहीं पे डब्ल्यूबीसीज का कितना नंबर होता है? डब्ल्यूबीसीज सबसे कम होते हैं, 6000 से 8000 ही होते हैं ये पर mm³। और प्लेटलेट्स का नंबर होता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³। अब बात आ जाती है, मैम इनका नंबर याद करके हमें कौन सा क्या उखाड़ना है? भैया पता होना चाहिए इनका नंबर तुम्हें। क्यों? फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को डेंगू हुआ, तुम्हारे दोस्त को डेंगू हुआ, तुम गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने बोला कि इनके तो सिर्फ 70-80 हजार ही प्लेटलेट्स हैं। तो तुम बोलोगे अरे बहुत है, इतने में तो भाई जी जाएगा अपना। बेटा
पता होना चाहिए। नॉर्मल नंबर 1.5 से 3.5 लाख होता है, उसके प्लेटलेट्स का नंबर ना कम हो गया था, इतने कम में काम चलता नहीं है ना, तो इसीलिए नॉर्मल नंबर पता होना चाहिए, जिससे कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। अब तुम्हें एक बढ़िया सी चीज़ बताती हूँ जिसको तुम फ्लेक्स कर पाओगे। अगर किसी भी सेल का नंबर कम होता है तो उसको बोला जाता है साइटोपीनिया। नंबर अगर कम हुआ है, अगर नंबर बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है साइटोसिस। तो अगर किसी को डेंगू हो और डेंगू की सिचुएशन में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो तुम ऐसे बोलना कि इस इंसान को ना थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हुआ है। सामने वाला भी बोलेगा अच्छा भाई, ओके बायोलॉजी पढ़ के आया है। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मतलब क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा वर्ड नहीं है। बायोलॉजी में सारे वर्ड्स ऐसा लगता है जैसे यहाँ से मिसाइल गिरी वहां से मिसाइल गिरी, लेकिन होते वो बहुत आसान है। एक बार समझ जाओ ना तो फिर भूल नहीं पाओगे यार, इतने अजीब से होते हैं कि वो कभी भूलने लायक नहीं होते। ठीक है, तो ये साइटोपीनिया साइटोसिस हो गया सॉर्टेड। नंबर भी हम लोगों ने देख लिया। लाइफ स्पैन की बात करते हैं। आरबीसीज जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, जिसके बाद में वो स्प्लीन में जाकर मर जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज यानी कि कब्रिस्तान बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन होता है 12 से 17 दिन का अप्रोक्सीमेटली, और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है 7 से 10 दिन का। अब इनके मेन फंक्शन की ही बात कर लें तो फंक्शन जो आरबीसीज का है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का होता है। डब्ल्यूबीसीज का जो काम है वो होता है मेन डिफेंस का, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड के क्लॉटिंग का, खून जमने का। जैसे फिब्रिनोजेंस थे ना, वैसे ही यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाते हैं। अब इस चीज को देखना, हाँ 120 दिन में तुम्हारा आरबीसी मर जाता है और उतने दिन में फिर नया आरबीसी आ जाता है। तुम्हारे बोन मैरो से आते हैं ये सारे सेल्स। ये देखो तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल ये हड्डी है, ठीक है, हड्डी के बीच में यहाँ पे बोन मैरो होता है और यहीं पे तुम्हारे ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं बेटा। तुमने सुना होगा ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक बार सेल्स मरे तो उसके बाद नए कहां से बनेंगे? अगर किसी में ये खराब होगा तो ये होता है बोन मैरो, जहां पे सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन होता है आपके पेट में, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ मौजूद होता है, और वो बेसिकली जब भी आरबीसीज आपके डेड हो जाते हैं ना तो वो वहां जाते हैं स्प्लीन के अंदर। ठीक है, बोन मैरो भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। हाँ, एक और चीज जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि जो तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है, उसके लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 2 तो आज हम लोगों ने पढ़ ली हैं। एक तो आपका प्रोटीन होता है प्लाज्मा वाला जिसका नाम है फिब्रिनोजन, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक होते हैं आपके प्लेटलेट्स, और एक होता है विटामिन के। विटामिन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। विटामिन के, ये भी क से क्लॉटिंग, ऐसे तुम याद रख सकते हो भैया, ऐसे ही तरीके होते हैं। जितना बेकार तरीका उतने अच्छे से याद रहेगा। विटामिन के को फिलोक्विनोन भी बोला जाता है। लेटर जब हम लोग विटामिन एंड मिनरल्स पढ़ेंगे ना तब मैं ये चीज बताऊंगी। ठीक है, क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर हो गई है? डब्ल्यूबीसीज के फर्दर टाइप्स वगैरह और जो आपका ब्लड टाइप्स होते हैं ये सब हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। हार्ट के डिसऑर्डर्स भी हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ख्वाहिश वो एक पूरा मेथड होता है और वो बहुत बेकार होता है। हमने अपने कॉलेज में किया था आरबीसीज को गिनने वाला मेथड। ऐसे ना बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, तो पर एमएम क्यूब के 1-1 एमएम क्यूब के वो स्क्वायर्स होते हैं, और उनसे माइक्रोस्कोप की मदद से हर एमएम स्क्वायर का नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जितने हैं उसमें वो देखकर फिर उनका एक एवरेज निकाला जाता है, तो उससे पता चलता है। मेरे को एग्जैक्टली उस बॉक्स का नाम याद नहीं आ रहा है यार, नहीं तो मैं बताती। एन से नाम था जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिससे आरबीसीज का नंबर काउंट किया जाता है। भूल गई, सर्च करना, एन से ही होगा। ठीक है, पिटारा पिटारा पिटारे की बारी है क्या अब? चलो ठीक है भाई, पिटारा देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, चलिए भाई, अब देखो बढ़िया सी चीज देखते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हमें खाने से इतने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं
क्या है एक्चुअल में? बेटा दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो यानी कि ज्यादा मात्रा में जिनकी जरूरत होती है हमारे शरीर को, और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो यानी कि जिनकी बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है हमारे शरीर को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम मात्रा में जरूरत है तो हम ले ही ना, ये भी खाने जरूरी है, ये भी खाने जरूरी है। नाम बताती हूँ तो समझ में आएगा। माइक्रो के अंदर आते हैं सारे विटामिन और मिनरल्स, कम मात्रा में जरूरत होती है इनकी शरीर को लेकिन जरूरत होती है। और मैक्रो में आ जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। न्यूबर, थैंक यू थैंक यू, अब याद आ गया मुझे। गूगल किया ना तुमने, गूगल किया ना थैंक यू। ओ न्यूबर बॉक्सेस होते हैं, तुम देखोगे गूगल पे तुम्हें उसका इमेज दिखेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना हमें खाने से कैलोरीज मिलती हैं, या फिर जब भी हम एनर्जी करते हैं तब वो कैलोरीज बर्न होती हैं। तो कौन सी कैलोरीज बर्न होती हैं, किससे हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। ये देखो, 1 ग्राम कार्ब से हम लोगों को 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं, और 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब कौन सी कैलोरीज बर्न होती हैं भैया? ये तो सोचना पड़ेगा ना, कौन सी कैलोरीज? ये वाली कैलोरीज बर्न होती हैं कि ये वाली की फैट बर्न होता है? क्या बर्न होता है? एक क्रम में बर्न होते हैं। सबसे पहले तुम्हारे शरीर में कार्ब्स बर्न होंगे, फिर तुम्हारे शरीर में फैट्स बर्न होंगे, और फिर तुम्हारे शरीर में बारी आती है प्रोटीन्स के बर्न होने की। लेकिन प्रोटीन्स बर्न होने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे शरीर का मसल बना रहे हैं, ये एंजाइम्स बना रहे हैं, हॉर्मोन्स बना रहे हैं, इसीलिए ये बर्न नहीं होने चाहिए। जो भी इंसान फैट लॉस की कोशिश कर रहा है वो कार्ब्स कम खाना चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि कार्ब्स कम खाएगा तो शरीर सीधे सीधे फैट्स के ऊपर अटैक करेगा, है ना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा तुम्हें फैक्ट बताती हूँ। कार्ब्स सबसे पहले बर्न होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है दीज आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी देने वाले ये होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि तुमने वो ऐड देखा है जिसमें एक बच्चा धूप में क्रिकेट खेल रहा होता है और उसके बाद में एक सूरज जो है, सूरज स्ट्रॉ लगा के उसकी पूरी एनर्जी पी जाता है। फिर मम्मी ग्लूकोज लेकर आती हैं पानी में घोल के, ग्लूकोज यानी कि कार्ब, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, वो लेकर आती हैं ग्लूकॉन डी पानी में घोलकर। बच्चा उसको पीता है और उसका बैटरी का लेवल साइड में दिखता रहता है, टक 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 करके बैटरी बढ़ जाती है। ग्लूकोज ही क्यों? घी के 2 चम्मच क्यों नहीं पिला दिया? फैट्स क्यों नहीं? प्रोटीन पाउडर क्यों नहीं पिला दिया? ग्लूकोज ही क्यों पिलाया? क्योंकि ग्लूकोज सबसे पहले बर्न होता है, क्योंकि ग्लूकोज आपका क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए ग्लूकोज पिलाया गया था। एक और इसका तुम्हें बताती हूँ मैं फैक्ट। जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तब एग्जाम के पहले हमें दही शक्कर खिलाया जाता है। बेटा ये जो मान्यताएं हैं, ये जो प्रथाएं हैं, इनके पीछे कुछ कारण रहा है, कुछ रीजन रहा है। क्यों दही शक्कर ही क्यों? रायता क्यों नहीं बना लेते, रायता पी लेते, है ना, शक्कर दूध में घोलकर पी लेते। अरे क्यों दही शक्कर ही क्यों? इसलिए क्योंकि शक्कर जो है वो आपका ग्लूकोज है, यानी कि आपका क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि उससे आपको एनर्जी मिलेगी, शक्कर से सबसे जल्दी एनर्जी मिलेगी। और जो दही है, दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, और गुड बैक्टीरिया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखेंगे। प्रोबायोटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहना भी जरूरी है, क्योंकि गट और दिमाग का रिलेशन है भैया। अगर पेट खराब हुआ तो दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए दही के अंदर शक्कर मिलाकर खिलाया जाता है, जिससे एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहे, तुम्हारा शक्कर से तुम्हें क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो जाए, और सॉर्टेड। ठीक है, तो कारण पता चल रहे हैं बायोलॉजिकल कि क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। हाँ प्यारे दुलारू, इसीलिए क्या बोला है मैंने, हमेशा बोलती हूँ, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। इस शरीर को स्वस्थ रखोगे तभी ये जो दिमाग है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मशीन है, काम करेगा। नहीं तो ऐसे तो ठप्प बैठा रहेगा। इसीलिए शरीर को हेल्दी रखो, दिमाग भी हेल्दी रहेगा तुम्हारा। ठीक है, सॉर्टेड। चलिए बढ़िया।
So, as I always say, a healthy mind resides in a healthy body. So, take care, everyone. Signing off. Till then, class यहीं खत्म करते हैं. Bye bye. Take care. Jai Hind and Vande Mataram.